प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज नामांकन का दिन है, तो नामांकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाखिल कर दिया है। ये उसी वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्चा भरते हुए देख सकते हैं। इससे पहले हालांकि कल की तस्वीरें जैसे हमने आपको दिखाई थी, काशी में किस प्रकार का जोश और किस प्रकार का उत्साह देखा गया था प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। और आज नामांकन का दिन है, आज प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आज सुबह से ही प्रधानमंत्री वाराणसी में पहले गंगा घाट मां गंगा की पूजा अर्चना करते नजर आए। दशाश्वमेध घाट पे उन्होंने मां गंगा को पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की और उसके बाद वो काल भैरव के मंदिर पहुंचे और अभी कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाकर प्रधानमंत्री ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ कई वरिष्ठ नेता इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त कलेक्ट्रेट ऑफिस में दाखिल होते हुए प्रधानमंत्री के काफिले के साथ, और सुबह से ही प्रधानमंत्री लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी उदय गुप्ता हमारे साथ बनारस से जुड़ गए हैं। उदय, ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने जैसा कि नामांकन दाखिल कर दिया है, अभी क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मौजूद है और जो घटक दल के मुख्यमंत्री हैं, कई मुख्यमंत्री हैं, वो भी मौजूद है। कलेक्ट्रेट के अंदर ही है। अभी कलेक्ट्रेट के बाहर जो है सैकड़ों की तादाद में समर्थक मौजूद हैं, मीडिया कर्मी मौजूद हैं। और जैसा कि सुबह से ही प्रधानमंत्री बनारस में गंगा स्नान किए हैं। गंगा स्नान करने के बाद काल भैरव मंदिर में दर्शन किए हैं और दर्शन करने के बाद वो सीधे पहुंचे हैं वाराणसी कलेक्ट्रेट, जहां पर उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी बनारस आते हैं तो उनका एक धार्मिक लक्ष्य जरूर होता है। इस तरह से प्रधानमंत्री कल रोड शो किए, उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में बाबा भोले का दर्शन किया, उसके बाद फिर आज काल भैरव का दर्शन करने के बाद जो है वो नामांकन करने के लिए पहुंचे। काल भैरव के बारे में कहा जाता है कि काशी के कोतवाल हैं और इनकी इजाजत के बिना कोई भी शुभ काम नहीं शुरू किया जाता, ऐसी मान्यता है। और उस मान्यता का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने पहुंचे हैं और नामांकन स्थल के अंदर ही अभी मौजूद हैं। उदय, देखिए, नामांकन की अगर बात करें तो देश भर से आज कई नेता जो हैं नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा बेहद अपने आप में खास माना जा रहा है क्योंकि कल उन्होंने जो रोड शो किया उसमें उनका जो स्वागत किया गया, जिस तरह से मंत्रोच्चार और लोगों की भीड़ वहां पर जमा हुई, उससे लगता है कि काशी ने ऑलरेडी प्रधानमंत्री को अपना नेता चुन लिया है। इतना प्यार, इतना विश्वास। और उसके बाद अगर विकास की बात की जाए तो कई विकास कार्य भी हुए हैं पिछले 10 सालों में। अभी प्रधानमंत्री के भावुक होने की तस्वीरें भी हमारे सामने आई। क्या लगता है वहां के लोगों से बात करते हुए कि आपकी बात हुई होगी अगर, या वहां पे लोगों के जो रिस्पॉन्स है उससे कि प्रधानमंत्री को क्या इस बार भी विजय बनाएंगे? देखिए, बनारस के लोगों का ये कहना है कि मोदी बनारस से हैं और बनारस मोदी का है। कल रोड शो में हम लोग शामिल थे। 5 किलोमीटर लगभग रोड शो चला दोनों तरफ, चाहे वो बीएचयू का मालवीय गेट हो, वहां से सोनारपुरा, मदनपुरा, गोदोलिया होते हुए जो इनका काफिला चला, दोनों तरफ हजारों लोगों की भीड़ थी और मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। इस बार एक खास बात देखने को मिली कि भोजपुरी जो भाषा है, बनारस की मूल भाषा जिसको कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में एक बैनर बड़ा चर्चा में था, हमार मोदी हमार काशी। तो एक संदेश देने की कोशिश की गई बनारस वालों की तरफ से कि मोदी हमारे हैं और हम मोदी के हैं। विकास की बात करें तो विकास जबरदस्त हुआ है। केवल बनारस शहर में विकास नहीं देखने को मिला है। पूरी डिटेल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब बात देखिए लोकतंत्र के महापर्व की कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में आज एक खास दिन है। आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है उन्होंने। इस दौरान एनडीए के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री मोदी काशी के कोतवाल काल भैरव का दर्शन करने के लिए पहुंचे। हर बार की तरह इस बार भी नामांकन भरने से पहले पीएम मोदी काशी के कोतवाल से उन्होंने आज्ञा ली और उनका आशीर्वाद लेकर पीएम नामांकन दाखिल करने के लिए निकल पड़े। इससे पहले पीएम मोदी ने गंगा पूजा की। 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें आखिरी चरण में वाराणसी में वोट डाले जाएंगे। और अब बात कुछ और खबरों की करते हैं। 10 साल के लिए ईरान का चाबहार बंदरगाह
भारत को मिल गया है। इस समझौते से भारत को कई फायदे मिलने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं होगी। यहीं चीन के बेल्ट एंड रूट इनिशिएटिव और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के विकल्प के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। इसके अलावा सामरिक रूप से भी इस बंदरगाह को अपना ही महत्व बताया जा रहा है। हालांकि इस डील से पाकिस्तान और चीन की चिंताएं जरूर बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान चीन के उड़ गए होश, दुश्मन देशों की बढ़ गई बेचैनी। जब भारत ईरान के बीच तेहरान में चाबहार पोर्ट को लेकर 10 साल का लीज एग्रीमेंट हुआ तो चीन और पाकिस्तान के मंसूबे धरे के धरे रह गए। भारत के लिए ये डील रणनीतिक रूप से काफी अहम है, क्योंकि इससे मध्य एशिया तक भारत की राह सीधी और आसान हो जाएगी। ईरान के साथ ये करार भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशिया के साथ संबंधों को बढ़ावा देगा। ये पहली बार है जब भारत किसी विदेशी बंदरगाह का प्रबंधन अपने हाथ में ले रहा है। भारत का इस बंदरगाह को अपने कंट्रोल में लेना पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के साथ साथ चीन की बेल्ट एंड रोड योजना का जवाब भी माना जा रहा है। चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन के बेल्ट एंड इनिशिएटिव का मुकाबला करते हुए भारत के लिए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशियन इलाके के लिए एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में काम करेगा। भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच ट्रांजिट ट्रेड के केंद्र के रूप में स्थित ये बंदरगाह पारंपरिक सिल्क रोड के लिए एक वैकल्पिक रास्ता भी बनेगा। ये पोर्ट व्यापार और निवेश के अवसरों के नए रास्ते खोलेगा और इससे भारत की आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा मिलने की बड़ी उम्मीद है। 2003 में वाजपेयी सरकार के दौरान चाबहार पोर्ट को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन अमेरिका की ईरान से चल रही तनातनी की वजह से बातचीत को बीच में ही रोकना पड़ा था। फिर यूपीए सरकार के दौरान 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पोर्ट के लिए 800 करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही थी। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान का दौरा किया था। ईरान, भारत और अफगानिस्तान ने चाबहार पोर्ट को विकसित करने के लिए मई 2016 में त्रिपक्षीय समझौता भी किया था। दरअसल भारत चाहता रहा है कि चाबहार बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के रूप में एक प्रमुख केंद्र बने। ये गलियारा ईरान के जरिए भारत और रूस को आपस में जोड़ता है। ये भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के माल ढुलाई के लिए 7,200 किलोमीटर की मल्टी मोड परिवहन परियोजना है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच इस गलियारे का महत्व और बढ़ जाता है। रिपोर्ट की माने तो भारत और ईरान ने पहली बार 2003 में बंदरगाह पर चर्चा शुरू की थी। ये बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित है। इसकी सबसे अहम बात यह है कि चाबहार बंदरगाह ईरान का एकमात्र गहरे समुद्र वाला बंदरगाह है, जिसकी समुद्र तक सीधी पहुंच है, जो इसे न केवल भारत के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक आकर्षक उम्मीद भी जगाता है। एक रिपोर्ट की माने तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे कई मध्य एशियाई देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र और भारतीय बाजार में अपना सामान लाने ले जाने के लिए चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल करने की इच्छा भी जताई है। चाबहार बंदरगाह से भारतीय व्यापारियों और निवेशकों को मध्य एशिया तक सीधी पहुंच बनाने में भी मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि चाबहार बंदरगाह से भारत को मध्य एशिया में माल भेजने में लगने वाले समय में 1/3 की कटौती होगी। चाबहार बंदरगाह का कंट्रोल मिलने से भारत को लोहा, चीनी और चावल के आयात को बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, ये भारत को अफगानिस्तान के 4 शहरों हेरात, कंधार, काबुल और मजार शरीफ तक सड़क मार्ग से पहुंच प्रदान करेगा। लेकिन इस चाबहार बंदरगाह की सबसे बड़ी खासियत पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए भारत के काउंटर के रूप में काम करना है। इस बंदरगाह का उपयोग करके अब भारत पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अपना माल सीधे अफगानिस्तान तक भेज सकता है। अब तक भारत को व्यापार करने के लिए पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था, मगर अब इस बंदरगाह से पाकिस्तान को बाईपास कर पश्चिमी और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच मिल जाएगी। इस पोर्ट का महत्व भारत के लिए इससे भी समझा जा सकता है कि चुनाव के व्यस्त समय के बीच मोदी सरकार ने अपने मंत्री को इस डील के लिए ईरान भेजा है। समझौते पर हस्ताक्षर के साथ दोनों देशों ने चाबहार में नई साझेदारी की नींव रखी है।
समझौते के तहत चाबहार बंदरगाह पर सरकारी स्वामित्व वाली IPGL करीब $120 मिलियन का निवेश करेगी। इसके अलावा $250 मिलियन की मदद भी दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी के बीच अमेरिका ने आग उगला है। डील के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका ने भारत को ईरान के साथ डील के लिए प्रतिबंध की धमकी दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि ईरान के साथ डील करने वाले को प्रतिबंध से सावधान रहना चाहिए। इससे पता चलता है कि चाबहार बंदरगाह की अहमियत क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मेघालय के उमरोई में भारत और फ्रांस का शक्ति युद्धाभ्यास का 7वां संस्करण का शुभारंभ हो गया है। ये युद्धाभ्यास 26 मई तक चलेगा। इसमें दोनों देशों की सेनाएं आपसी तालमेल तो बढ़ाएंगी ही, साथ ही दुश्मनों से निपटने में नए नए तरीकों पर काम भी करेंगी। मेघालय में हिंद के जवानों का शौर्य, शक्ति युद्धाभ्यास भारत फ्रांस की दोस्ती का प्रमाण। मेघालय का उमरोई इन दिनों भारतीय और फ्रांसीसी जवानों के युद्ध कौशल की गवाही दे रहा है। 13 मई से यहां पर भारत और फ्रांस की सेनाओं ने सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए युद्धाभ्यास शक्ति की शुरुआत हुई है। ये दोनों देशों के सेनाओं के युद्धाभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण है। ये युद्धाभ्यास दोनों मित्र राष्ट्रों की सैन्य क्षमताओं और सैन्य सहयोग को बढ़ाने के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक युद्धाभ्यास शक्ति 26 मई तक चलेगा। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ सैन्य क्षमताओं और युद्ध नीति को एक दूसरे से साझा करेंगे। इस सामरिक युद्धाभ्यास के दौरान आतंकी हमलों का जवाब देना, उनके ठिकानों पर कब्जा करने की रणनीतियों पर काम किया जाएगा। दोनों सेनाओं द्वारा संयुक्त कमांड पोस्ट को तैयार करना, खुफिया और सर्विलांस सेंटर को स्थापित करना, हेलीपैड या लैंडिंग साइट को सुरक्षित करने के अलावा ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम का उपयोग करने पर भी युद्ध कौशल हासिल किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के जवान आतंक से निपटने का अभ्यास कर रहे हैं। दुश्मन अगर खुले मैदान में चुनौती दे तो ये जवान उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर आतंकी किसी शहरी इलाके में साजिश रचते हैं तो ये जवान ऐसी चुनौतियों से निपटने का हुनर भी सीख चुके हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से ये जवान चंद मिनटों में ही ऑपरेशन वाली जगह पर पहुंच सकते हैं। टारगेट के करीब पहुंचते ही ये मोर्चा संभाल लेते हैं और फिर दुश्मन के ठिकानों को निस्तनाबूद करके ही दम लेते हैं। अगर भविष्य में कभी दोनों सेनाओं को मिलकर किसी ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा तो ऐसे युद्धाभ्यास की बदौलत दोनों सेनाएं बेहतर तालमेल के साथ मिशन को अंजाम दे सकेंगी। शक्ति संयुक्त युद्धाभ्यास से भारत और फ्रांस के सशस्त्र बलों के बीच आपसी सहयोग और सौहार्द बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस सामरिक अभ्यास से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ेगा। इस तरह से दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस दोनों देशों में ही आयोजित करवाया जाता है। इसका 6ठा संस्करण 2021 के नवंबर में फ्रांस में आयोजित किया गया था। अब इसका 7वां संस्करण मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जा रहा है। इस खास सामरिक अभ्यास के लिए पूरी तरह से विकसित और आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया गया है, जहां दोनों देशों के सैनिक अपने युद्ध कौशल को परखेंगे भी और तराशेंगे भी। शक्ति युद्धाभ्यास के उद्घाटन समारोह में भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मथाओ और भारतीय सेना के 51 सब एरिया कमांडर के कमांडर मेजर जनरल प्रसन्ना सुधाकर जोशी भी मौजूद थे और उन्होंने जवानों का हौसला भी बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में शासन प्रशासन की ओर से आने जाने वाले लोगों के लिए सुविधाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है ताकि उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पर पिछले दिनों 4 धाम यात्रा में कुछ अव्यवस्थाएं आई, जिस वजह से श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन दिनों देश दुनिया के आस्थावान उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की डगर पर हैं। इस धार्मिक यात्रा को शुरू हुए हफ्ता भी नहीं हुआ, मगर चारों धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ अपार देखी जा रही है।
बाबा केदार के दर पर तो श्रद्धालुओं का रेला पहुंच रहा है। पूरा मंदिर परिसर ही भोले बाबा के जयकारों से गूंज रहा है। हर कोई बाबा के दर्शन पाने को ललायत दिख रहा है। केदार बाबा के दर्शन कर श्रद्धालु खुद को धन्य मान रहे हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर उनके चेहरे पर खुशी और संतुष्टि भी दिख रही है। पहले हम मंदिर के सामने से लगती थी, जो भी लाइन वगैरह लगती थी, बट इस बार इन्होंने काफी बढ़िया करा प्रशासन ने। सारा कुछ बढ़िया आराम है। बारिश से बारिश नहीं हो काफी ज्यादा मतलब साफ सुथरा ये चीजें हैं। पानी की सुविधा है, कंटिन्यू आपको मिलती जा रही है। शुद्ध शौचालय आपको कंटिन्यू मिलती जा रही है। केदारनाथ हो, बद्रीनाथ या फिर गंगोत्री और यमुनोत्री, इन धामों में भारी संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं की एक बड़ी वजह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा मानी जा रही है। बता दें कि बीती 15 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है। रविवार देर रात तक 25 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा के लिए करा लिया है, जिसमें सबसे ज्यादा बाबा केदार के लिए 8,32,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वहीं यमुनोत्री धाम के लिए 3,82,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करा लिए गए हैं, जबकि गंगोत्री धाम के लिए 4,37,000 रजिस्ट्रेशन और बद्रीनाथ धाम के लिए 7,38,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन की जानकारी मिली है। हालांकि चारधाम यात्रा के शुरुआती दिनों में श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ के चलते प्रशासनिक मशीनरी थोड़ी लड़खड़ाई जरूर, मगर अब यात्रियों की रोटेशन व्यवस्था को सख्ती से चारों धामों के लिए लागू किया जा रहा है। वहीं शासन स्तर पर 3 सचिव स्तर के अधिकारी अपने अपने जिलों में चल रही यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही वो जिलाधिकारियों से फीडबैक लेकर चारधाम यात्रा को सुगम बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, चारधाम और पर्यटन सीजन के चलते पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंचने वालों को अब जाम से भी कुछ हद तक निजात मिल पाएगी। दरअसल यहां मसूरी की ट्रैफिक व्यवस्था पर फोकस किया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस अधिकारियों ने मसूरी टैक्सी यूनियन और व्यापारियों के साथ बैठक कर कुछ ठोस विकल्पों पर काम शुरू किया है। चारधाम यात्रा और मसूरी सीजन के दृष्टिगत और मसूरी के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की गई, जैसे पार्किंग का है, वन वे का है, इस पर चर्चा की गई है। तो सकारात्मक सभी लोगों का रिस्पॉन्स रहा है और कुछ लोगों के सुझाव दिए गए जिन पे इस दौरान काम किया जाएगा और यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने का पूरे प्रयास किए गए। फिलहाल तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा हो या फिर टूरिस्ट सीजन, इनको लेकर की गई तमाम सुविधा व्यवस्थाएं पटरी पर आ रही हैं। बेशक शासन प्रशासन की ये कोशिशें तभी रंग भी लाएंगी जब अपार संख्या में पहुंच रहे लोग भी प्रशासन को पूरा सहयोग देंगे। मसूरी से सागर शर्मा, केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल और गंगोत्री यमुनोत्री से गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको ऐसी तकनीक के साथ मिलवाते हैं जो आपकी न केवल बात सुन सकती है बल्कि आपके साथ बातचीत कर सकती है, आपके सवालों का सटीक जवाब देने की कोशिश कर सकती है। जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई ने चैटबॉट चैट जीपीटी का नया एडवांस वर्जन GPT-4o लॉन्च कर दिया है। ये कई विषयों का एक्सपर्ट है। ये इमेज देखकर इसको डिस्क्राइब कर सकता है, आपको सलाह दे सकता है। आइए जानते हैं क्या है इसकी खूबियां और इसकी खामियां क्या है। GPT-4o मॉडल एक इंसान की तरह ही बातचीत करने में सक्षम है। GPT-4o को कंपनी ने एक दोस्त की तरह तैयार किया है जो आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करता है। GPT-4o की नई ऑडियो क्षमताएं उसे पहले से ज्यादा उपयोगी बनाती हैं। किसी भी सवाल का जवाब एक टीचर की तरह ही आपको दे सकता है और आपको मिल जाएगा। चैट जीपीटी बात करते हुए बिना किसी देरी के समाधान देने में काफी सक्षम है। कोई भी कठिन सवाल हो या फिर कोई ग्राफ, उसकी सटीक जानकारी आपको मिल जाएगी, वो भी ठीक उसी तरह जैसे आपके साथ बैठकर कोई सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हो। अब देखिए, ओपन एआई कंपनी ने आपके चैट जीपीटी प्रोडक्ट के अपडेटेड वर्जन GPT-4o को पहले से ज्यादा क्रिएटिव बनाया है, भरोसेमंद बनाया है, सटीक भी बनाया है। ये जानकारी भी वैसे ही आपको देगा। पहली बार इसमें एआई वॉइस चैटबॉट्स का विकल्प भी दिया गया है। ओपन एआई शोधकर्ताओं ने लाइव स्ट्रीम इवेंट में इसका इस्तेमाल किया। देखिए कैसे आपके साथ बातचीत करते हुए आपके सवालों का जवाब देती है GPT-4o। Hey, ChatGPT, I'm Mark. How are you? Oh, Mark. I'm doing great. Thanks for asking. How about you? Hey, so I'm on stage right now. I'm doing a live demo, and frankly, I'm feeling a little bit nervous. Can you help me calm my nerves a little bit?
Oh, you're doing a live demo right now? That's awesome. Just take a deep breath. And remember, you're the expert here. I like that suggestion. Let me try a couple deep breaths. Can you give me feedback on my breaths? Okay, here I go. Whoa, slow a bit there. Mark, you're not a vacuum cleaner. Breathe in for a count of 4. Okay, let me try again. So I'm gonna breathe in deeply. And then out. For 4, and then exhale slowly. Okay, I'll try again. Breathing in and breathe out. That's it. How do you feel? I feel a lot better. Thank you so much. So ChatGPT, this is what I ended up with. How does this look? Spot on. Now you've isolated the term with x on one side, and it looks like 3x equal 3. What do you think we should do next to solve for x? I'm not sure. Can you give me another hint? Of course. You have 3x, and you want to find the value of x. Think about what operation would undo multiplication. Is it subtraction? Close, but think of the opposite of multiplication. Because 3x means 3 times x. Okay, I think it's division. Let me try to divide both sides by 3 and let me see what I get. Bingo! Go ahead and divide both sides by 3. Okay, so ChatGPT, this is what I ended up with. How does this look? It looks perfect. You've solved it, and x equals 1. Nicely done. देखिए, चुनाव आता है तो नेताओं का अंदाज बदल जाता है। चुनाव के दौरान नेतागण जब पब्लिक से मिलते हैं तो अतिरिक्त विनम्र होकर मिलते हैं। पहले की भूल चूक पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेताओं की इस बदली कैफियत को देखकर कई बार पार्टी के कार्यकर्ताओं को नेताजी के सचमुच में विनम्र होने का भ्रम सा हो जाता है। ऐसा ही भ्रम आरजेडी के कार्यकर्ता को हो गया। उसके बाद क्या हुआ वो देखने लायक है। चुनाव आता है तो बड़े बड़े नेता आमतौर पर बेहिसाब विनम्र हो जाते हैं। नेता की बनावटी विनम्रता के चक्कर में कई बार पार्टी के भोले भाले कार्यकर्ता जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। ऐसे ही आरजेडी के एक उत्साही कार्यकर्ता का लालू यादव के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव ने सोमवार को इलाज भर दिया, बक्कल ताड़ दिया। हुआ ये कि लालू जी की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती ने पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से नामांकन भरा और उसके बाद पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक सभा आयोजित की। सभा में पूरा का पूरा लालू कुनबा मौजूद था। इसी दौरान लालू परिवार की शान में बा अदब बा मुलाहिजा होशियार का नारा लगाने वाले एक कार्यकर्ता ने मंच पर जिले इलाही के बरक्स खड़े होने की गुस्ताखी कर दी। फिर क्या था, नाक पर गुस्सा लेकर चलने वाले तेजू भैया के गुस्से का जलजला फूट पड़ा। उत्साही कार्यकर्ता को मंच पे ही इतने जोर का धक्का दिया कि बेचारे का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। भाई की इस हरकत से सन्न मीसा भारती ने लोगों का ध्यान बटाने के लिए हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन शुरू किया। उधर बेटे के इस कांड पर पर्दा डालने के लिए मां राबड़ी देवी ने खालिस नेताओं वाले अंदाज में हाथ जोड़कर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया। लेकिन तेजू भैया के गुनाहे बेलज्जत पर पर्दा तो तब पड़ता जब वो धक्का देने भर से संतुष्ट हो जाते। बहन मीसा भारती और मां राबड़ी देवी तेज प्रताप को शांत कराने की कोशिश करते रहे और तेजू भैया इनसे हाथ छुड़ाकर दोबारा उस कार्यकर्ता को सबक सिखाने के लिए पीछे की ओर ऐसे बढ़े मानो सूर्य बादलों को चीरकर धरती पर फैले अंधकार को मिटाने के लिए आतुर हो रहा हो। तेज प्रताप का विकराल रूप देखकर आरजेडी कार्यकर्ता को जिले इलाही और दरबान का फर्क उम्र भर के लिए समझ में आ गया। ये अलग बात है कि मीसा भारती खेल बिगड़ने से थोड़ा असहज हो गईं। खैर, तेज प्रताप यादव को राहुल गांधी से सीखना चाहिए कि सभा में धैर्य कैसे धारण किया जाता है। रायबरेली की रैली में राहुल गांधी से एक कार्यकर्ता ने उनकी शादी के बारे में सवाल करने की हिमाकत कर दी। कांग्रेस कार्यकर्ता का ये सवाल राहुल गांधी ने तो नहीं सुना, लेकिन बहन प्रियंका वाड्रा का मन खूबसूरत भाभी के तस्वुर से जरूर खिल उठा और उन्होंने मंच पर ही राहुल से पार्टी कार्यकर्ता के सवाल का जवाब देने की गुजारिश कर दी।
पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? क्या सवाल है? अब जल्दी ही करनी पड़ेगी। अब देखिए, राहुल चाहते तो इस सवाल पर भड़ककर कांग्रेस कार्यकर्ता को मंच पर बुलाकर उसे नीचे की ओर धक्का दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ये कहकर कि जल्दी ही शादी करनी पड़ेगी, माहौल को रंगीन बना दिया। रायबरेली में राहुल ने माहौल को जरूर हल्का कर दिया, लेकिन दिल्ली में सोमवार सुबह सुबह मामला बेहद संगीन हो गया। सीएम आवास से दिल्ली पुलिस को जब पीसीआर कॉल गई और कॉल करने वाली मोहतरमा ने खुद को स्वाति मालीवाल बताकर जब ये कहा कि केजरीवाल ने मुझे अपने खसम खास विभव से बुरी तरीके से पिटवा दिया है, तो पुलिस के तो होश फाख्ता हो गए। पुलिस वाले सोचने लगे कि ये तो घोर कलयुग आ गया। अरे, जब दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष को ही लोग बाग पिटवा दे रहे हैं, तो आम महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा? खैर, पुलिस की पुलिस जाने। बीजेपी को इस घटना ने विरोध की बांसुरी बजाने का बढ़िया मौका दे दिया। इसीलिए बांसुरी स्वराज ने पूरे तरन्नुम में बांसुरी बजानी शुरू कर दी। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। अगर उन्हीं के ऊपर आपकी मौजूदगी में आप ही का ओएसडी हाथ उठा रहा है, अगर वे आपकी ही मौजूदगी में सुरक्षित नहीं है, तो दिल्ली की महिलाओं की, दिल्ली की बेटियों की, दिल्ली की बहुओं की सुरक्षा आप क्या करेंगे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी? बांसुरी जी, आपका सवाल तो 16 आने लाजिम है। अब बांसुरी के इन सवालों पर जनता फैज अहमद फैज के नज्म गा रही है। लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है, जो लौह-ए-अज़ल में लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।